जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं TGT, PGT, KBS, NBS, UP टेट और सभी परीक्षाओं में हिंदी के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। और आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको एक स्मार्ट तैयारी की रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। यानी कि सभी बिंदुओं को आपको अच्छे से तैयार करना है, कोई भी विषय छोड़ना नहीं है, तभी आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने हिंदी से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने की संभावना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? काव्य शास्त्र में, हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? रीति, वक्रोक्ति, रस, अलंकार। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब अवश्य देना, कमेंट करना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रस। रस सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। रस सिद्धांत को सबसे पहला संप्रदाय माना जाता है। उल्लेखनीय है कि रस के क्षेत्र में भरत के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम अभिनव गुप्त का है, जिन्होंने नाट्यशास्त्र व अभिनव भारती टीका लिखी है। तो इस प्रश्न का अब आप समझ गए होंगे, डिटेल हमने बता दिया आपको। रस सिद्धांत सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जब हम पुरुषों को संबोधन करते हैं तो महाशय शब्द बोल देते हैं, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो हम क्या कहेंगे? तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा महाशय का? हमारे सामने ऑप्शन है महाशिनी, महाशया, महाशयी या महाशी। तो हमारे पास इसका सही जवाब हो जाएगा महाशया। महाशय का स्त्रीलिंग महाशया। तो आज से अब आप जब बात करेंगे महिलाओं से तो उसको महाशया करके संबोधन कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रस आपने पढ़े ही होंगे। हमारे सामने ऑप्शन है भय, घृणा, क्रोध, उत्साह। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब देना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। थोड़ा समझाएंगे। जब कोई हमारे बारे में बुरी बात करता है तो उस बात को सुनकर हमारे आत्मा में उस व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। होता है कि नहीं होता? जरूर होता होगा। यही रौद्र रस का स्थायी भाव है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं और प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी ने समास पढ़े होंगे क्योंकि आप TGT, PGT और KBS, NBS और तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का पेपर देंगे तो आपने समास पढ़े ही होंगे। हमारे सामने ऑप्शन है 6, 8, 3, 4। ये 4 ऑप्शन है जिसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा 6। समास 6 प्रकार के होते हैं और जल्दी से बताना चाहेंगे 6 प्रकार के कौन कौन से समास होते हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे सब। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, चारण काव्य की भाषा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चारण काव्य की भाषा क्या है? ब्रजभाषा, प्राकृत, डिंगल या फिर अवहट्ठ। ये 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा सही जवाब होगा अवहट्ठ। चारण काव्य की भाषा अवहट्ठ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। और थोड़ा डिटेल बताना चाहेंगे। चारण काव्य की भाषा अवहट्ठ है। चारण आदिकालीन प्राचीन काव्य है। यह अपने आश्रयदाता राजाओं को प्रशंसा में लिखा गया है। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखा गया ये चारण काव्य है। आपका प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं?
स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन या फिर स्वतंत्र ध्वनि। ये 4 ऑप्शन है जिसमें हमारा राइट आंसर होगा स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं और आप जानते होंगे कौन कौन से 11 स्वर हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? और इस शब्द से आपका अक्सर वास्ता पड़ता होगा, नेता कहते हैं, और फीमेल को आप क्या कहेंगे? तो हमारे सामने ऑप्शन है नेत्री, नितिन, नेतायन या फिर नेताजी। तो इसका आपको जवाब मालूम है तो कमेंट करके देना, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा नेत्री। नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, और अक्सर मैं देखा है लोग नेतायन कह देते हैं, कोई कोई नेताजी कह देता है, लेकिन शुद्ध रूप से नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। आपका प्रश्न आपके सामने है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायिका, नायिका, नायिका या फिर नायकी। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा नायिका। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप नायिका होता है। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, टेबल। टेबल कौन सा शब्द है? हम रोज़ टेबल शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन कभी गौर किया है कि ये टेबल शब्द कौन सा है? देशज है, तद्भव है या फिर विदेशज है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विदेशज। टेबल विदेशज शब्द है। आपका प्रश्न आपके सामने है, और कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने थोड़ा डिफरेंट टाइप का ये प्रश्न शामिल किया है इस वीडियो में। छा, त्रा और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। छा, त्रा और ज्ञा में कौन से व्यंजन हैं? ये तीनों कौन सा व्यंजन है? हमारे सामने ऑप्शन है ता वर्गीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। छा, त्रा और ज्ञा, ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ आगे चलते हैं। वह कौन सी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है? वह कौन सी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है? ये प्रश्न अधिकांश लोगों को मालूम होगा, तो कमेंट करना। हमारे सामने ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी या फिर ग्रंथ। ये 4 ऑप्शन है जिसमें हमारा सही जवाब होगा देवनागरी लिपि। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि एक प्राचीन भारतीय लिपि थी जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप और वर्तमान पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न अगला कौन सा है। हिंदी पर मुख्य प्रभाव किस भाषा का माना जाता है? हिंदी पर मुख्य प्रभाव किस भाषा का माना जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और हमारे सामने ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, फारसी और अरबी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। हिंदी पर मुख्य प्रभाव संस्कृत भाषा का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी का उदय वैदिक संस्कृत से हुआ है। किससे हुआ है? वैदिक संस्कृत से हुआ है। यह ऋग्वेद के समय से प्राप्त की गई भाषा है। यह ऋग्वेद के समय से ही प्राप्त की गई भाषा है। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया है? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ये हमारे ऑप्शन थे, और इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा 8वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का जिक्र किया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 में लिखित है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों। वीडियो में सामान्य हिंदी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न निश्चित ही आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और परीक्षाओं में आने की संभावना है।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन प्रेस कर दें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।